वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्जाम। बात करने वाले हैं विजन आईएएस के यूपीएससी टेस्ट सीरीज 2026 के बारे में। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स 2026 का, और कब होगा? ये होगा 24 मई को। ठीक है, 24 मई 2026 को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे ही रेगुलर टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये टेस्ट सीरीज होने वाला है भूगोल विषय यानी जियोग्राफी विषय का होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए बने रहिए और तब तक हम देखते हैं आपके सबसे अच्छे सब्जेक्ट जो भूगोल से, ठीक है, जिसका आपके यूपीएससी के चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इसके यूपीएससी इसके अलावा जो स्टेट पीसीएस है इसका वेटेज बहुत होता है और इससे आने वाले जो मार्क्स होते हैं उसकी मात्रा भी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, यूपीएससी में या फिर पीसीएस का कोई भी लोक सेवा आयोग हो, इसमें भूगोल का अगर देखेंगे भूगोल विषय से अच्छे काफ़ी मार्क्स बन जाते हैं। अगर आपका ज्योग्राफी कन्वर्ट है तो आप इन्वायरमेंट भी अच्छे से कर ले जाएंगे। तो इसी दृश्य में हम देखने वाले हैं अपने पहले क्वेश्चन को। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चक्रवात के बारे में। ठीक है, चक्रवात मतलब ऐसी पवनों की दशा जिसमें अगर आप देखेंगे तो जो एक तरफ टेम्परेचर हाई हो जाता है और प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है, दूसरी इसकी एक सेकंड कंडीशन और होती है जिसमें प्रेशर ज़्यादा और टेम्परेचर लो हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका अपोजिट ही होता है, टेम्परेचर और प्रेशर अपोजिट होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर डाउन होगा, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो टेम्परेचर डाउन होगा। ठीक है, ये प्रेशर टेम्परेचर मतलब ध्यान रखिएगा, अगर ताप ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर ताप ज़्यादा होगा तो दाब क्या होगा? निम्न होगा। ठीक है, दाब निम्न होगा। अगर दाब ज़्यादा है, दाब की मात्रा वायु के संदर्भ में बात करें तो इसमें ताप की मात्रा कम होगी। ठीक है, मतलब हवा क्या होगी? ठंडी होगी। ताप ज़्यादा होने से मतलब कि जो होती है हवा जो होगी वो गर्म होगी और वहाँ पे उस एरिया में लो प्रेशर जोन बनेगा। ठीक है, जहाँ पे प्रेशर हाई होगा, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर यानी ठंडी हवा होगी। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इसी के संदर्भ में हम चक्रवात वाले इस क्वेश्चन को डिकोड करेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया गया? चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म महासागरों पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, एक एक ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे और बताएंगे कि वो सही होता है या गलत होता है। इसमें हमें देखना है कि कौन सा सही है। ठीक है, अब उष्णकटिबंध की अगर बात करें तो उष्णकटिबंध का एरिया जो होता है वो विषुवत रेखीय क्षेत्र के आसपास का होता है। ठीक है, अगर आप इसे विषुवत रेखी का इक्वेटर मानते हैं, ठीक है, विषुवत रेखी, इसके 5 से 10 डिग्री मतलब नॉर्थ और साउथ दोनों पे सौर ताप की मात्रा अच्छी पड़ती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सौर ताप ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसे एरिया में ITCT जो होता है, ITCZ, उसकी भी हवा की जो मात्रा होती है वो सही होती है। तो सौर ताप होने से आप एक चीज़ देखेंगे, सौर ताप जहाँ ज़्यादा पड़ेगा, आपको मैप के थ्रू आउट बनाते हैं। ठीक है, इस एरिया में टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, टेम्परेचर ताप ज़्यादा होगा इसलिए प्रेशर क्या होगा? लो होगा। ध्यान दे रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होने से प्रेशर लो होने से यहाँ पे टेम्परेचर की जो हवा की स्थिति होती है लगभग 26.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। ठीक है, इस समय यहाँ पे उष्णकटिबंध मतलब विषुवत रेखा के आसपास जो चक्रवात बनते हैं ऐसे कंडीशंस में, तो इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात नाम दिया गया है। ठीक है, इस एरिया के जो चक्रवात होते हैं जैसे हरिकेन होता है, ठीक है, इस एरिया के चक्रवात में हरिकेन आते हैं। इसके अलावा है टाइफून। ठीक है, ये सारे चक्रवात जो हैं आप नाम देखेंगे, हरिकेन, टाइफून, ये सब उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। और ये कहाँ पे उत्पन्न होता है? गर्म महासागरीय क्षेत्र पे उत्पन्न होता है। ठीक है, इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है सौर ताप की मात्रा वहाँ पे अच्छी पड़ती है। ठीक है, लगभग समान वर्ष भर समान टेम्परेचर होता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इस समय जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है चक्रवात की ड्यूरिंग, ठीक है, ये वर्षा कब होती है? ये दोपहर के आसपास होती है। ठीक है, मतलब 12 से 2 बजे के आसपास होती है वहाँ पे, मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात के समय जो वर्षा होती है ये दोपहर के समय होती है। और ऐसे भी इक्वेटर के आसपास एरिया में वर्ष भर समान मात्रा में वर्षा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे ताप का जो स्थिति होता है सौर लगातार वर्ष भर समान रूप से चमकता रहता है। ठीक है, इस एरिया पे। तो अगर आप देखेंगे पहला वाला कथन जो है वो सही होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो गर्म महासागरों पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, पहला वाला सही है। दूसरा हम एलिमिनेट करेंगे,
दूसरा क्या है, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात पछुआ पौने से संबद्ध होते हैं। बहिरुष्ण चक्रवात को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं समशीतोष्ण। ठीक है, समशीतोष्ण चक्रवात भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी के इक्वेटर के जो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच का एरिया, तो दोनों मतलब नॉर्थ और साउथ में, ठीक है, कितने डिग्री, 30 से 60 डिग्री के बीच का जो मध्य अक्षांश है, ठीक है, इस चक्रवात को मध्य अक्षांशीय चक्रवात भी बोलते हैं। 30 से 60 डिग्री के बीच जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, ठीक है, दोनों गोलार्धों में, मतलब 30 डिग्री से 60 डिग्री यानी मध्य अक्षांशों के बीच में जो चक्रवात वो होते हैं उन्हें बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो ठंडी ध्रुवीय वायु होती है और गर्म उष्ण कटिबंधीय वायु इसमें आपस में मिल जाती है। ठीक है, परस्पर क्रिया करती हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, क्रिया के कारण ध्रुवीय जो वाताग्र होते हैं वो साथ साथ विकसित होते हैं। ये चक्रवात जो होती हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली पछुआ पवनों द्वारा संचालित होती हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व मतलब ये जहाँ भी होगा, ठीक है, मतलब वो अगर आप किसी भी मैप के थ्रू आउट देखेंगे तो ये पश्चिम के पूर्व मतलब इस तरफ से जो हवाएं चलती हैं तो उसी के परिणाम स्वरूप ये बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। ठीक है, इन्हें समशीतोष्ण भी कहा जाता है। और दोनों अक्षांशों पे मतलब अगर पृथ्वी के संदर्भ में देखें तो दोनों अक्षांशों में 30 से 60 डिग्री के मध्य ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें इस चक्रवात में, तो ये चक्रवात की जो स्थिति होती है यूरोप और दक्षिणी गोलार्ध सामान्यतः जो अमेरिका यूएसए का पार्ट है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप और साथ साथ पृथ्वी के जो दक्षिणी गोलार्ध है उसके भागों में इस चक्रवात के कारण तूफानों की मात्रा अच्छी देखी जाती है। ठीक है, इस चक्रवात में जो तूफान होते हैं वो काफ़ी हाई लेवल पे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम डिकोड करेंगे, इसके बारे में बता दें तो ये भी सही है। ठीक है, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं पछुआ पवनों से संबद्ध होते हैं और ये चक्रवात समशीतोष्ण बोलते हैं क्योंकि ये 30 से 60 डिग्री के दोनों अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, चक्रवात की आंख में वायुदाब निम्न मतलब वहाँ पे प्रेशर जो होगा वो लो होगा और वायु की गति जो होगी वो उच्च होगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तीसरे में तापमान के बारे में नहीं बात किया गया है, इसमें क्या किया गया है, इसमें वायु दाब यानी हवा का जो प्रेशर होगा वो लो होगा और वायु की जो गति होगी उच्च होगी, तो ये गलत होगा। ठीक है, गलत कैसे होगा, इसे एलिमिनेट करते हैं। इसमें जो होता है प्रेशर तो लो होता है लेकिन जो वायु की गति होती है वो उच्च नहीं होती बल्कि मंद होती है, मतलब क्या होती है, स्लो होती है। इसमें जो हवाएं चलती हैं वो स्लो चलती हैं। ठीक है, इसमें जो चक्रवात की आंख बोलते हैं, इसे आंख का मतलब होता है, आंख मतलब आंख नहीं, सेंटर यानी मध्य यानी केंद्र बोलते हैं। ठीक है, चक्रवात के केंद्र में क्या होता है, वायु दाब जो होता है वो लो होता है। ठीक है, मतलब प्रेशर लो होता है और हवा की गति जो होती है, हवा की जो गति होती है वो भी मंद होती है, मतलब स्लो चलती है हवाएं। ठीक है, आंख के अंदर की जो वायु ऊपर उठने के बजाय नीचे उतरती है, जिससे क्या होता है, आसमान क्या होता है, साफ रहता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में आसमान साफ रहेगा। साफ मतलब मेघ रहित, मतलब इसमें मेघ नहीं होते। मेघ नहीं होने से मतलब क्या होता है, परिणाम स्वरूप इस चक्रवात के दौरान वर्षा नहीं होती। ठीक है, इस चक्रवात की आंख में मतलब जो भी चक्रवात होता है उसके सेंटर ऑफ पॉइंट में वर्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती, आपको बता दिया, क्योंकि ऐसे कंडीशन में जो वहाँ पे क्या होता है, हवा की जो प्रेशर होती है लो होती है, वायु की गति भी स्लो होती है, इसलिए आसमान साफ रहता है। और साफ रहने का मतलब मेघ नहीं होता, मेघ नहीं होते तो वर्षा नहीं होती। ठीक है, तो ये गलत होगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि इसमें वायु जो प्रेशर है, हवा की जो गति है वो स्लो होगी, मंद होगी, और क्वेश्चन में दिया है उच्च, तो ये कथन जो है वो गलत होगा। इसमें पूछा कितने सही हैं या कौन क्वेश्चन सही है, तो अगर देखें तो पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा वाला गलत है क्योंकि इसमें हवा की गति मंद होती है। ठीक है, पूछा है कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्विक दाब पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, विषुवतरेखीय निम्न दाब पट्टी को डोलड्रम भी कहा जाता है। हम पहले कथन को एलिमिनेट करेंगे। यह पट्टी जो होती है वो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ होती है, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। ठीक है, इसके बीच में स्थित होती है। इसकी विशेषता जो होती है वो तीव्र सौर ताप होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में जो होता है वर्ष भर सूर्य लगभग समान ताप पे चमकता रहता है। ठीक है, जिसके कारण वायु जो होती है ऊपर उठती है और वहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, जब टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा होगा तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, हवा ठंडी हो जाएगी, क्योंकि जो हवाएं गर्म होती सौर ताप की वजह से वो हवा ऊपर उठती है, वहाँ पे प्रेशर का निर्माण होता है, वहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, दाब प्रवणता कमजोर होने के कारण जो होती है पवनें जो होती हैं वो हल्की हो जाती हैं। ठीक है,
क्योंकि वहाँ पे तापमान अधिक होगा, पवन ऊपर उठ जाएगी, पवनें हल्की हो जाती हैं और पवनों की इन अनुपस्थिति हल्की पवनें और परिवर्तनशील होती है, जिसके कारण शांत दशाएं निर्मित होती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखेंगे तो जो निरंतर लगातार चलने वाली पवनों की अनुपस्थिति के कारण इस क्षेत्र को डोलड्रम भी कहा जाता है, जिसके कारण जो यहाँ पे नौकायन की जो सुविधा होती थी वो लगभग कमी होती थी। ठीक है, इस क्षेत्र को ITCZ भी कहते हैं। ठीक है, मतलब उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, ये विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र है जहाँ पे व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। ठीक है, आपको बता दिया डोलड्रम के बारे में। ये स्थिति कहाँ पे होती है? 5 मतलब भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस क्षेत्र को ITCZ भी बोलते हैं और इसको डोलड्रम भी कहा जाता है। डोलड्रम क्यों कहा जाता है ये बता दिया, दाब प्रवणता कमजोर होने के कारण। ठीक है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और प्रेशर जो होगा वो लो होगा। ठीक है, पहला वाला सही है। दूसरा हम देखेंगे उपोष्ण उच्च दाब पट्टी अवरोही वायु और शांत दशाओं से संबद्ध है। ठीक है, दूसरे को हम एलिमिनेट करेंगे, क्या है चलिए देखेंगे। तो दूसरा वाला भी सही होता है। क्यों सही होता है? इस पट्टी का जो निर्माण होता है, ये जो पट्टी होती है उस उपोष्ण की, ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच में होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टी अवरोही वायु और शांत दशाओं से संबद्ध है। इसको अगर देखें तो दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के मध्य स्थित होता है। इसके अलावा विषुवत रेखा पर, ठीक है, जो यहाँ पे होती है ये विषुवत रेखा है। ठीक है, जिसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। विषुवत रेखा पर ऊपर उठने वाली इन वायु इन अक्षांशों पर ठंडी होकर नीचे उतरती है। मतलब हवाएं जब यहाँ पे सौर ताप की वजह से ऊपर उठती हैं, ठीक है, दोनों तरफ 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ की तरफ जाती हैं, तो ठंडी होकर नीचे उतरती हैं, जिससे उच्च दाब निर्मित होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रेशर जो होता है, यहाँ पे हवाएं ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, ठंडी मतलब यहाँ पे प्रेशर तब ज़्यादा होगा। टेम्परेचर अगर कम होगा तो प्रेशर दोनों में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है वो दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर लो होगा और प्रेशर लो होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब 30 डिग्री के आसपास अगर देखें भूमध्य रेखा पे, सॉरी यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे देखें तो यहाँ पे क्या होता है, हवाएं लगभग ठंडी हो जाती हैं और हवाएं ठंडी होने से यहाँ का जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसके अलावा नीचे उतरने वाली इन वायु जो होती है वो मेघ को बनाती है, मतलब बादल का निर्माण करने के लिए अवरोधित करती हैं, जिससे शुष्क और स्थिर दशाएं निर्मित होती हैं। इस क्षेत्र में जो होता है शांत मौसम, हल्की पवनें मतलब मंद पवनें, स्पीड कम होती है, वहाँ पे गति कम होती है और शुष्क दशाएं पाई जाती है। इसलिए विश्व के अधिकांश मरुस्थल, जैसे मरुस्थली की बात करें तो जैसे हो गया सहारा, ठीक है, जो अफ्रीका महाद्वीप के 3-4 देशों में फैला है। इसके अलावा कालाहारी, ठीक है, कालाहारी, फिर ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल जो है वो सब यही मतलब इन्हीं अक्षांशों के आसपास निर्मित है। ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। इन्हें अश्व अक्षांश भी कहा जाता है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से इन शांत क्षेत्रों में फंसे जहाज़ों की गति प्राप्त करने हेतु घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। पहले क्या होता था, मतलब जो यात्रा करने वाले यात्री थे वो जहाज़ों में घोड़े रखते थे और इन अक्षांशों में जो वायु की गति कम होती है जिससे वहाँ पे जहाज़ों की गति कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए जहाज़ों को पहले के समय में क्या होता था, जो घोड़े होते थे उनको समुद्र में फेंक दिया जाता था। इस कारण इसका नाम पड़ा है अक्षांश भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पीसीएस में आ चुका है। अश्वक्षांश कहाँ पे कौन से डिग्री पे होता है, तो ध्यान रखिएगा 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। अब इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो ये क्वेश्चन भी सही है। उपोष्ण वायु पट्टी अवरोही वायु और शांत दशाओं में संबद्ध होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 30 डिग्री के आसपास पहुंचते हुए वायु जो होती है वो शांत हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, वायु ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर लो हो जाता है। तो दोनों इसमें पूछा है कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। ये काफ़ी सिंपल है, लॉजिकल क्वेश्चन है। अक्षांश की बात करें तो अक्षांश अगर पृथ्वी के संदर्भ में देखें तो सूर्य जो पृथ्वी के मध्य भाग है वहाँ पे सूर्य ताप की मात्रा जो होती है, सौर ताप की मात्रा काफ़ी होती है। मतलब यहाँ पे कॉस्मिक जो रेज होती हैं, ठीक है, कॉस्मिक किरणें वो सूर्य की पड़ती हैं, जिससे यहाँ पे क्या होता है, सौर ताप की मात्रा जो होती है, टेम्परेचर जो होगा वो हाई होगा। ठीक है, वहीं पे अगर ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें, ठीक है, ध्रुवीय, वहाँ पे सूर्य की किरणें क्या होती है, सूर्य की किरणें ध्रुवों के आसपास तिरछी पड़ती हैं। ठीक है,
यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिस कारण यहाँ पे ताप जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो ताप के वितरण को प्रभावित करने के लिए अगर अक्षांश देखें तो सिंपल सा लॉजिक लगाने पे भी आप इसे एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, क्या होता है, पृथ्वी के जो मध्य भाग है वहाँ पे सौर ताप की मात्रा अधिक होती है। उसके अलावा अगर ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पे सौर ताप सूर्य की मात्रा जो होती है तिरछी पड़ती है, जिससे वहाँ पे तापमान प्रभावित होता है। वहीं इसके मध्यवर्ती भाग में तापमान की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो पहला वाला सही है। दूसरा देखेंगे ऊंचाई। तो अगर ऊंचाई के बारे में देखें तो ऊंचाई की क्या चीज़ें हैं, तो समुद्र तल से अगर देखें तो समुद्र तल से ऊंचाई की माप होती है। ठीक है, भारत के संदर्भ में गोवा के तट को लिया जाता है। ठीक है, गोवा के तट को लिया जाता है। समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान घटने लगता है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट होती है। ठीक है, ऊंचाई के संदर्भ में। तो इससे क्या होता है, कारण अगर देखें तो ऊंचाई बढ़ने पर जो वायु दाब होता है कम होता है। ठीक है, ताप घटता है, वायु दाब भी घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने पे हवा का जो प्रेशर है, ठीक है, वायु दाब क्या होती है, वो घट जाती है। ठीक है, और वायु दाब कम होने से क्या होती है, वायु फैल जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सॉरी बता दें, ठीक है, ऊंचाई बढ़ने से जो हवा का दबाव होता है, ठीक है, वो क्या होती है, कम होती है। हवा का दबाव कम होने से हवा क्या होती है, फैल जाती है, और हवा फैलने से वायु दाब कम हो जाता है। ठीक है, जिससे कम होने से क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होती है, हवा जो होती है वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, मतलब ऊंचाई बढ़ने से हवा के मतलब जो तापमान होता है उसके वितरण में अंतर हो जाता है। ठीक है, तो ऊंचाई जो है देखिए ये डायरेक्ट रूप से संपर्क करती है, मतलब पृथ्वी के तापमान में टेम्परेचर से कोरिलेट करती है। ठीक है, सीधा देखें तो समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पे तापमान में गिरावट होती है। ठीक है, महासागरीय धारा के बारे में अगर बात करें तो महासागरीय धाराएं विभिन्न क्षेत्रों में उष्मा का स्थानांतरण करती हैं, जिससे क्या होता है, तट के जो तापमान होते हैं वो प्रभावित होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं। जैसे अगर धारा के बारे में बात करें तो एक होती है गर्म धारा, गर्म महासागरीय, और ठंडी महासागरीय धारा। ठीक है, गर्म महासागरीय धारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती है। ठीक है, गर्म महासागरीय धारा के बारे में बात करें तो कोई भी धारा हो, ये सिंपल सा चीज है। गर्म क्या होती है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती है, मतलब इस तरफ से यहाँ की तरफ, ध्रुवों की तरफ। और वहीं ठंडी महासागरीय धारा के बात करें तो क्या होता है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलती है ये। ठीक है, ठंडी महासागर ये भी डायरेक्ट रूप से इसको प्रभावित करती है, तापमान वितरण को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो मानवीय और जो गतिविधियां होती हैं, ठीक है, जैसे शहरीकरण वगैरह हो गया, तो ये सब भी तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। जहाँ पे शहरीकरण ज़्यादा होगा, शहरीकरण से तापमान भी बढ़ता है। जैसे अक्षांश हो गया ऊंचाई, महासागरीय धारा, मानवीय गतिविधियां मतलब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा बात करें। ठीक है, शहरी हो गया, ग्रामीण क्षेत्र हो गया। ग्रामीण में वनों की मात्रा जो होती है वो बनाई जाती है। ठीक है, वहाँ पे नेचुरलिटी ज़्यादा होती है। वहीं शहरों में क्या होता है, प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, CO2 की मात्रा, क्योंकि जो वाहन होते हैं उनसे निकलने वाले गैसेस जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शहरों में गाड़ियों की वजह से वो तापमान के वितरण को वही प्रभावित करती है। उसके अलावा जो वायु होती है, वहाँ पे जो धूल के कण होते हैं, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। ग्रामीण क्या होता है, नेचुरल चीज़ें होती है, वहाँ पे पेड़ पौधों की वजह से यहाँ के तापमान में अंतर होता है। ठीक है, मानवीय गतिविधियाँ भी डायरेक्ट रूप से हस्तक्षेप करती हैं, मगर उतना उनका फर्क नहीं होता। तो अगर बढ़ने के क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देता है अक्षांश, फिर ऊंचाई, महासागरीय धारा, उसके बाद मानवीय गतिविधियाँ। इसमें देखना है, सही उत्तर चूज करना है, कितने सही हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित स्वरों में कौन सा प्रधान मध्याह्न रेखा है, मतलब ये GMT की बात कर रहा है। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर के सबसे निकट है, मतलब 0 डिग्री देशांतर के आसपास है। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लंदन, पेरिस, मैड्रिड या रोम। ठीक है, मैड्रिड मतलब स्पेन। ठीक है, मैड्रिड मतलब स्पेन, स्पेन की राजधानी कहाँ है, मैड्रिड। अब हम देखने वाले हैं लंदन, पेरिस, मैड्रिड या रोम। जो ऑप्शन है इनमें से हमें देखना है GMT, मतलब 0 डिग्री देशांतर के मध्य, मतलब जो प्रधान मध्याह्न रेखा है सबसे निकट कौन सी। GMT की बात करें तो ये पृथ्वी के लगभग 2 भागों में बांटती है। ठीक है, कौन सा, पूर्वी और पश्चिमी भाग। ठीक है, पश्चिमी भाग। इसके अगर रेखा की बात करें तो ये सबसे निकट में, मतलब लंदन का एक जो है शहर, क्या बोलते हैं उसे, जो रॉयल वेधशाला। ठीक है, लंदन रॉयल वेधशाला
वहां से जीएमटी निकलती है। ठीक है, तो सबसे जो इसका करीबी आंसर होगा जो 0 डिग्री है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, लंदन के संदर्भ में देखें तो ये लंदन से ही निकलती है। इसके अलावा अगर इस मध्याह्न मतलब जीएमटी की बात करें तो इसको 1884 में, ठीक है, 1884 में अंतर्राष्ट्रीय मध्याह्न रेखा सम्मेलन में देशांतर के निर्धारण हेतु आधिकारिक वैश्विक संदर्भ के रूप में स्थापित किया गया था। मतलब ये ऑफिशियली रूप से 1884 में, ठीक है, स्थापित किया गया था जीएमटी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय रेखा मतलब पूरे देश के रूप में मान्य किया गया था 1884 में। ठीक है, जो कहाँ से निकलती है, लंदन के रॉयल वेधशाला से निकलती है। ठीक है, रॉयल वेधशाला, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर जो क्वेश्चन दिया गया है तो हम पेरिस, मैड्रिड और रोम के बारे में भी देखते हैं, ये कौन कौन से देशांतर पर स्थित है। अगर पेरिस की बात करें तो लगभग 2.35, ठीक है, कहाँ पे है, 2.35 डिग्री ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर पे स्थित है। ठीक है, मैड्रिड की बात करें, ठीक है, जो स्पेन की राजधानी है, 3.70 वेस्ट यानी पश्चिमी देशांतर पे स्थित है। ठीक है, वहीं रोम यानी इटली का एक शहर है रोम, इसकी अगर बात करें तो रोम कौन से देशांतर पे स्थित है, रोम 12.50, ठीक है, डिग्री ईस्ट मतलब पूर्वी देशांतर पे स्थित है। ठीक है, अगर पेरिस की बात, मैड्रिड भी बता दिया, और लंदन भी। लंदन क्या है, 0 डिग्री देशांतर के सबसे निकट, मतलब लंदन से ही, लंदन में एक स्थित है म्यूजियम रॉयल वेधशाला, वहां से ये बनती है। ठीक है, जीएमटी, इसका सही आंसर लंदन होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यूपीएससी में देखा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी जो लेंदी है और है तो कोई क्वेश्चन के बारे में बता सिंपल सा है, मगर इसका जो इतना बड़ा सा ये चीजें दिया गया है, ठीक है, संदर्भ दिया गया है, वो यूपीएससी ही देगा। पीसीएस में आपको अगर पूछा जाएगा तो डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, ये भू आकृतियां, कुछ भू आकृति है, ठीक है, हिमनदी क्षेत्रों में हिमनद के नीचे की ओर खिसकने की स्थिति में निर्मित होती है। ठीक है, मतलब ग्लेशियर वाले क्षेत्रों में ये निर्मित होती है। ठीक है, कहने का क्वेश्चन का यही मतलब है, ग्लेशियर वाले क्षेत्रों में निर्मित होती है। और कौन से, ग्लेशियर की खिसकने की स्थिति में होती है। हिमनद पहले से मौजूद नदी घाटियों को गहरा, चौड़ा और सीधा करके यू आकार की घाटियों में बदल देता है। जो गहरी वी आकार की घाटियां हैं, हिमनदी जो क्षेत्र होता है इसको चौड़ा करके यू आकार की घाटी में बदल देता है। जब हिमनद पिघलते हैं, मतलब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ठीक है, तो ये घाटियां समुद्री जल से भर जाती हैं। ठीक है, जो यू आकार की घाटियां हैं इसमें समुद्र का जल जो होता है वो भर जाता है, जिससे गहरे इनलेट यानी प्रवेश द्वार बन जाते हैं जो गहरा होता है। ये सामान्यतः नॉर्वे, कनाडा, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। उपर्युक्त परिक्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भू आकृति का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो भू आकृति के बारे में बात किया गया है वो बात किया गया है फ्योर्ड के बारे में। ठीक है, फ्योर्ड तट, फ्योर्ड तट कहाँ होते हैं, मूलतः अगर आप देखेंगे नॉर्वे जो ग्लेशियर वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, कनाडा का जो ग्लेशियर वाला क्षेत्र है, और न्यूजीलैंड में ये ज़्यादातर देखे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर जो तट दिए गए हैं इनको हम डिकोड करेंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, फियोर्ड के बारे में। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग, फियोर्ड के बारे में बताया गया है। इसके अलावा हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है सर्क, ठीक है, अरेत और हिमोड, हम इनके बारे में भी बात करेंगे। सर्क क्या होता है, हिमनद घाटी के शीर्ष पर, ठीक है, जो ग्लेशियर होती है, ग्लेशियर वाली घाटी के शीर्ष पर पाया जाने वाला एक कटोरे के आकार का गर्त होता है। ठीक है, मतलब कटोरे के इस टाइप का गर्त होता है, गड्ढा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, सर्क बोलते हैं। ठीक है, सर्क गहरे इनलेट नहीं होते बल्कि ये हिमनदों की उत्पत्ति का स्थान होते हैं। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ पॉइंट होते हैं, जिसे बोला जाता है सर्क बोला जाता है। ठीक है, हिमोड की अगर बात करें मतलब मोरीन, इसकी बात करें तो हिमनदों द्वारा निक्षेपित जो मलबे होते हैं, जो चट्टान या तलछट होते हैं, उसका जो ढेर होता है, ठीक है, उसे बोला जाता है हिमोड। ठीक है, जो मतलब जो उसका लगेज वगैरह होता है, जो चीज़ें निकलती हैं, मलबा होता है, ठीक है, जो चट्टान वगैरह निकलता है, इसे बोला जाता है हिमोड। ठीक है, अरेत की बात करें तो दो हिमनद घाटियों के बीच का एक संकीर्ण, ठीक है, संकीर्ण मतलब छोटा, जो अरेत होता है, दो हिमनद मान लीजिए एक ये है ग्लेशियर्स वगैरह, इसके बीच का जो क्षेत्र है संकीर्ण और तीक्ष्ण मतलब ऊंची चोटी वाला जो होता है वही होता है अरेत।
अरेत क्या होते हैं? पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, न कि समुद्र जल से प्लावित यू आकार की घाटियां। यू आकार की घाटियों में अगर हिमनद की बात की जाए तो क्या बनाया जाता है? ये फियोर्ड बनाया जाता है। और फियोर्ड तो ज़्यादातर कहाँ देखे जाते हैं? नॉर्वे। ठीक है, उसके अलावा कौन से क्षेत्र में? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, फिर कहाँ से? नॉर्वे, न्यूजीलैंड और कनाडा। ठीक है, कनाडा का एक हिस्सा, ऊपरी हिस्सा अगर आप देखें तो ये भी बर्फ से ढका हुआ होता है। ठीक है, चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाल सुर्खियों में रही नमस्ते योजना का उल्लेख निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया जाता है? तो किया जाता है नमस्ते योजना की बात करें तो ये क्या है? सीवर की सफाई, सीवर सफाई के मशीनीकरण और सफाई के कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए एक योजना है। ठीक है, क्या है? अगर ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो नमस्ते योजना है ये राष्ट्रीय सफाई जो कर्मचारी हैं, ठीक है, कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, जिसे क्या बोलते हैं शॉर्ट में? NSKFDC। ठीक है, NSKFDC। ठीक है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा 3 वर्ष के लिए, ठीक ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2023, 24, 25, 26 के लिए कार्यान्वित किया गया है। ठीक है, इसमें सीवर की जो सफाई करने वाले मजदूर होते हैं, ठीक है, इनके अधिकार या मतलब सीवर की सफाई से रिलेटेड जो सेप्टिक टैंक वगैरह होती है, इस योजना के तहत इनके कर्मचारियों के लिए कुछ राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, मतलब ध्यान दीजिएगा, मेन जो योजना है वो सीवर की सफाई करने वाले लोगों से संबंधित है। ठीक है, नमस्ते योजना, जिसमें मशीनीकरण और सफाई के कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए एक योजना तैयार की गई। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पीसीएस के लिए। ठीक है, पीसीएस के लिए मतलब लोकसभा, स्टेट लोकसभा के लिए है। द्विपक्षीय अभ्यास दिया गया, उसके बाद भारत के साझेदार देश दिया गया है। इसमें समय लिमिट करना है कितने योग में सही सुमेलित है। इक्विवेरिएंट की बात की जाए तो इक्विवेरिएंट किसके साथ संबंधित है? जापान के साथ संबंधित है। ठीक है, भारत जापान सैन्य अभ्यास होता है इक्विवेरिएंट। ठीक है, कमोडो की बात की जाए तो कमोडो किसके साथ संबंधित है? कमोडो की अगर बात की जाए तो कमोडो इंडोनेशिया ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद धर्म गार्जियन की बात की जाए, धर्म गार्जियन किसके साथ संबंधित है? इससे हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, देखेंगे कौन किसके साथ सम्मिलित है और उसमें देखेंगे कि कितने युग में सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए एलिमिनेट करते हैं इसको। क्या है? इक्विवेरिएंट एलिमिनेट करने, इक्विवेरिएंट किसके साथ होता है? भारत वर्सेस मालदीव के साथ होता है। ठीक है, इक्विवेरिएंट भारत और मालदीव के साथ होता है। भारत और जापान के साथ क्या होता है? धर्म गॉर्जियन। ठीक है, धर्म गार्जियन होता है। ठीक है, जो चौथे ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन ये फ्रांस दिया गया है, मतलब ये भी गलत है। ठीक है, अगर एलिमिनेट करना चाहते हैं, अगर आप इनमें से एक एलिमिनेट कर ले जाएंगे तो आप कर ले जाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, एक एलिमिनेशन मतलब अगर इक्वेरिएंट की बात की जाए तो इक्वेरिएंट किसके साथ होता है? मालदीव के साथ होता है। ठीक है, ये गलत होगा। इसके बाद भारत जापान के साथ कौन सा होता है? जापान के साथ होता है जो फ्रांस के साथ नहीं होता, मतलब होता है धर्म गार्जियन। ये किसके साथ होता है? जापान के साथ होता है। मतलब इसमें से धर्म गार्जियन एलिमिनेट हो रहा है, इक्वेरिएंट एलिमिनेट हो रहा है। कोमोडो की बात करें तो कोमोडो किसके साथ होता है? इंडोनेशिया के साथ होता है। और द्विवर्षीय मतलब द्विपक्षीय जो है वो सैन्य अभ्यास है। तो उनमें से पूछा कितने युग में सही सुमेलित थे, तो दूसरा वाला सही है। कोमोडो जो है इंडोनेशिया के साथ होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है, दूसरा वाला। ठीक है, इक्वेरिएंट मालदीव के साथ होता है, धर्म गार्जियन जापान के साथ होता है, दोनों भारत के हैं। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओवाइड सेल्स शब्द निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रायः सुर्खियों में रहा है? तो इसके जो सही आंसर है वो है न्यूरॉन, मतलब न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में पाई जाने वाली एक विशेष कोशिका संरचना जो पहचान स्मृति यानी रिकॉग्निशन मेमोरी में एक आधारभूत भूमिका निभाती है। ठीक है, अगर ओवाइड कोशिका, ओवाइड सेल के बारे में बात करें तो ये एक न्यूरॉन का प्रकार है। ठीक है, एक टाइप है न्यूरॉन्स का जो क्या कहते हैं, पहचान या स्मृति में प्राथमिक भूमिका निभाता है। रिकॉग्निशन मेमोरी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मस्तिष्क जो होता है नई और परिचित वस्तुओं के बीच अंतर करता है। मतलब जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन की एक सेल्स होती है, ठीक है, न्यूरोसिन्स, जो क्या करता है, नई चीज़ें क्या है और पुरानी चीज़ क्या है, ठीक है, इसके बीच का ये अंतर करता है। ये जिसे ओवाइड सेल साइंस की भाषा में नाम दिया गया है। ये समय तक याददाश्त बनाए रखने में भी मदद करता है। मतलब लंबे समय तक किसी चीज़ को याद रखने के लिए ये सेल्स होता है मदद करता है। ये क्या होता है, एक अंडे के आकार का होता है। ठीक है, एक के आकार का होता है, जो अंडा होता है उसी के आकार का ये सेल्स होता है और इन्हें ओवाइड कोशिका नाम दिया गया। ये कोशिकाएं जो होते हैं मनुष्यों, चूहों और अन्य जानवरों में हिप्पो जो कैंपस होते हैं, मतलब
इसके द्वारा होती है। ठीक है, जब भी हमारा सामना किसी नई चीज से होता है तो ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। इसके बाद एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो वस्तुओं को स्मृति में संग्रहित करती है। ठीक है, मतलब अगर माइंड की बात करें तो दिमाग दो टाइप से बना हुआ होता है। ठीक है, मिनट होल्ड करते हैं। तो अगर माइंड की बात करें तो माइंड के सेल्स होते हैं दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, सबकॉन्शियस मतलब जो चीज़ें हमें लगातार याद रहती है। सबकॉन्शियस माइंड जो चीज़ें हम देखते हैं लेकिन कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन जब उसकी ज़रूरत होती है तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो संक्षेप में देखें। ठीक है, माइंड के दो पार्ट बनाते हैं। कॉन्शियस माइंड में एजुकेशन बेस्ड का हम चीज़ रखते हैं। ठीक है, एजुकेशन जैसे ABCD एक्सेट्रा। ठीक है, ये कॉन्शियस माइंड का हिस्सा हो जाती है जैसे। और सबकॉन्शियस माइंड में जैसे मैप वगैरह हो गया। ठीक है, अगर आप कहीं गए, ठीक है, रास्ते के जो चित्र होते हैं तो ये सब चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है, मतलब आपके दिमाग के थ्रू आउट सेव रहती है। आप उस रास्ते पे जाएंगे तो आपकी दिमाग उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है, दिमाग के दो पार्ट होते हैं, उसी बेस पे ये काम करता है। और जो सब इसका सही आंसर होगा वाइट सेल्स के बारे में, तो ये क्या है, तंत्रिका तंत्र में पाई जाने वाली एक विशेष कोशिका संरचना जो पहचान, स्मृति, रिकॉग्निशन, मेमोरी में एक बेसिक भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में ESG मतलब इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस, ठीक है, फ्रेमवर्क पद का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, तो ये किया जाता है सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के बारे में। ठीक है, सेबी ने कुछ महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं। ठीक है, ESG का ये फ्रेमवर्क एक मानक है, मैट्रिक्स का एक सेट है। ठीक है, जिसका उपयोग पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस संबंधी कारक में किसी कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब पर्यावरण के रूप में देखें तो इसके तहत कंपनी के प्रदर्शन की जांच की जाती है कि वो पृथ्वी के प्रति अपने कर्तव्यों को कितने अच्छे से निभा रही है। मतलब इसके तहत उसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में विचार किया जाता है। ठीक है, पर्यावरण के संदर्भ में। इसके अलावा भी अगर देखें तो सामाजिक क्षेत्र में देखा जाता है कि कोई कंपनी अपने कर्मचारी, ठीक है, जो वहाँ रहने वाले कर्मचारी हैं, उसके अलावा जो सेवा प्रदाता हैं, सेवा प्रदाता के अलावा जो ग्राहक हैं, ठीक है, इनके तहत कंपनी ने क्या प्रबंधन किया है। गवर्नेंस के संदर्भ में भी देखता है किसी संगठन के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए नियम, सर्वोत्तम प्रथा और प्रक्रिया को भी परिभाषित करता है। ठीक है, तो इस संदर्भ में अगर सीधे आंसर देखें तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये सेबी बनाता है। ठीक है, सेबी, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इस चैनल पर बने रहिए। ऐसे ही डेली अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे।